गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था और उसमें अपनों ने कुछ नियम पढ़ लिए थे और वो नियम थे, सबसे पहले अपनों ने डोबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़ा था। उसके बाद अपनों ने देखा था चेन-कोर्टोइस की वर्ताकार सारणी। उसके बाद अपने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था और आज अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने जा रहे हैं और वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीव नियम। स्टार्ट करते हैं अपने मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसमें बहुत से पॉइंट पढ़ने अपनों ने और यहीं से आवर्त सारणी की बनना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीव ने ही बनाई थी और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी अपने पढ़ रहे हैं, इस टाइम जो अपने याद कर रहे हैं जिसको, उसमें और मेंडलीव की आवर्त सारणी में थोड़ा सा ही फर्क है। वो क्या है वो अपने आगे जैसे जैसे अपने आगे चलेंगे टॉपिक में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, कई जो आप बुक्स पढ़ोगे तो इसमें आपको कई जगह तो मेंडलीव मिलेगा, कई जगह मेंडलीफ भी मिलेगा, ये शब्द भी मिलेगा मेंडलीफ। तो कई जगह तो मेंडलीव मिलेगा और कई जगह मेंडलीफ मिलेगा, दोनों एक ही शब्द हैं, ये ध्यान रखना सबसे पहले। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसने आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले एक आवर्त नियम दिया था, उसका पता होना चाहिए। क्या दिया था? आवर्त नियम। ये पूछा जाता है एग्जाम में। आवर्त नियम क्या था? इसने ये कहा था, लिखते हैं अपने, इसने ये बताया था कि तत्वों के जो गुण धर्म हैं वो उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। नोट करते हैं, फिर समझते हैं इसको कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी अजीब सी है, अपने समझेंगे इसको आराम से। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी बनाई थी उसने एक आवर्त नियम दिया था, वो अपने दोबारा से पढ़े, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब इसने क्या, ये नियम क्यों दिया था? इसने क्या किया था कि जो तत्वों की व्यवस्था जो बनाई थी, तत्वों को व्यवस्थित जिस तरीके से किया था उसमें उसने एक काम किया था और वो ये था कि उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो देखो अब यहाँ पर क्या है कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसको समझने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि तत्वों को जो है वो परमाणु भारों के किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई थी। तो जब इसने ये काम किया, कौन सा, कि जब तत्वों को व्यवस्थित कर रहा था और किस तरीके से परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा था, तो उसके बाद क्या हो रहा था कि एक ही क्रम में या एक ही वर्ग में जो तत्व आ रहे थे उनके जो गुण थे वो क्या मिल रहे थे? समान या लगभग समान मिल रहे थे। तो देखो तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि एक समय अंतराल बाद या एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे कई सारे, उनके गुण क्या होंगे? मिलते जुलते होंगे। अगर ये यहाँ पर नहीं समझ में आया तो जब अपने एक बार सारणी बनाते हैं, कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर मैं ये दोबारा से बताऊँगा, फिर आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। हालांकि इसका मतलब तो यही है कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब यह कि निश्चित अंतराल के बाद बहुत से जो तत्व हैं उनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। हालांकि उसके परमाणु भार तो बढ़ जाएंगे परंतु उनके जो गुण हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। तो देखो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आवर्त सारणी को। तो इस आवर्त सारणी में इसने दो प्रकार के
दो प्रकार के कॉलम बनाए थे, और जो फर्स्ट कॉलम था उसको बोला गया था आवर्त, और जो सेकंड था उसको बोला गया था वर्ग। अब आवर्त कौन से थे? आवर्त थे, अपने इनकी बात करते हैं पहले। आवर्त थे क्षैतिज पंक्तियाँ, क्षैतिज पंक्तियाँ। क्षैतिज पंक्तियों का मतलब क्या होता है, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे पंक्तियाँ बनाता हूँ, इनको क्षैतिज पंक्तियाँ बोलते हैं। क्या, कौन सी पंक्तियाँ बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियाँ। तो आवर्त जो बनाए थे वो कौन सी पंक्तियाँ थी? क्षैतिज पंक्तियाँ। और वर्ग जो बनाए थे वो थे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ। ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कौन सी होती हैं? ऐसी खड़ी लाइनें। इन पंक्तियों को तो बोला गया था ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ, और इनको क्या बोला गया था? वर्ग। और इन पंक्तियों को बोला गया था क्षैतिज पंक्तियाँ, और इसका ओरिजिनल जो नाम था वो क्या था? आवर्त था। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आवर्त से, फिर बात करेंगे अपने वर्ग की, फिर अपने आवर्त सारणी बनाएंगे। देखो, अपने को ये पता होना चाहिए कि आवर्त क्या थे, कैसे थे, कितने थे। आवर्त जो थे वो उनकी संख्या की बात करते हैं अपने। उनकी संख्या थी 7। कितनी थी? संख्या कितनी थी आवर्तों की? 7 थी। अब मैं बात करता हूँ कि जो फर्स्ट पहला जो आवर्त था उसमें तत्वों की संख्या, और इसको क्या बोला गया था? इसका नाम था अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। क्या बोला गया था इसको? अति लघु आवर्त। अति लघु का मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा सा आवर्त था। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें तत्वों की संख्या पर अगर अपने बात करें, तत्वों की संख्या नोट करते हैं अपने, इसमें तत्वों की संख्या थी 2। कितने तत्व थे? 2 तत्व थे। उसके बाद जो दूसरा और जो तीसरा आवर्त बनाया था इसको बोला गया था लघु आवर्त। क्या बोला गया था? लघु आवर्त। और इन दोनों में तत्वों की संख्या थी 8 और 8। समझ में आ रही है बात? जैसे आपने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हो वैसे ही इसमें पढ़ोगे, बस थोड़ा सा फर्क है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो देखो, सबसे पहले बात किया आपने कि जो आवर्त थी, जो पहला आवर्त था उसका नाम क्या था? अति लघु आवर्त। और तत्व कितने थे उसमें? 2। उसके बाद दूसरा और जो तीसरा आवर्त बनाया था उसको क्या बोला गया था? लघु आवर्त। और उसमें संख्या कितनी थी तत्वों की? 8 और 8। उसके बाद चौथा और पांचवा जो आवर्त था उसको बोला गया था दीर्घ आवर्त। क्या बोला गया था? दीर्घ आवर्त। और इसमें तत्वों की संख्या थी 18। तो पहले आवर्त में कितने तत्व थे? 2। दूसरे और तीसरे में कितने थे? 8। और उसके बाद चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व थे? 18। उसके बाद जो छठा आवर्त था उसको बोला गया था अति दीर्घ आवर्त। क्या बोला गया था? अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त बोला गया था। और जो अति दीर्घ आवर्त था उसमें तत्वों की संख्या थी 32। संख्या कितनी थी? 32। और जो लास्ट आवर्त था 7वां आवर्त, जब ये आवर्त सारणी बन रही थी, कौन सी की बात कर रहे हैं अपने? मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उस टाइम 7वां आवर्त अपूर्ण था। क्योंकि अभी आपको पता है टोटल 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। अब इस टाइम की बात करें तो उन तत्वों की खोज तो हुई थी अब, और जबकि अपने बात करते हैं तो ये जो आवर्त सारणी थी ये 1905 में ही प्रकाशित हो गई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1905 में ये प्रकाशित हो गई थी। उस टाइम तक बहुत से तत्वों की खोज नहीं हुई थी, बाकी और ज़्यादा तत्वों की खोज उसके बाद हुई है। तो इस आवर्त को उस टाइम क्या बोला गया था? उस टाइम बोला गया था अपूर्ण आवर्त। अपूर्ण आवर्त, या मैं बात करता हूँ इसका एक नाम और था, इसको बोला गया था अंतिम आवर्त। क्या बोला गया था? अंतिम आवर्त। ये इसकी खास बात है। तो आवर्त की दोबारा से बात कर लें, टोटल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7।
और कैसी पंक्तियाँ थी? क्षैतिज पंक्तियाँ। पहला आवर्त का नाम था अति लघु आवर्त, 2 तत्व थे। दूसरे और तीसरे दोनों का इकट्ठा नाम है कौन सा? लघु आवर्त। मतलब दूसरे का भी लघु आवर्त और तीसरे को भी क्या बोला गया था? लघु आवर्त। इसमें तत्व कितने थे? 8 और 8। उसके बाद चौथा और पांचवा जो आवर्त था उसको क्या बोला गया था? दीर्घ आवर्त। और इसमें कितने तत्व थे? 18 और 18 तत्व। उसके बाद छठा जो आवर्त था उसको क्या बोला गया था? अति दीर्घ। अति दीर्घ का मतलब क्या हो गया? बहुत बड़ा आवर्त हो गया। और इसमें तत्व कितने हो गए? 32 तत्व हो गए। और सातवां जो आवर्त था उसमें भी उसे क्या बोला गया था? अपूर्ण आवर्त और अंतिम आवर्त। अब मैं बात करता हूँ छठे और सातवें आवर्त की, दोबारा से अलग से बात करते हैं अपनी। छठा और जो सातवां आवर्त है उन दोनों में क्या है? छठा और सातवां आवर्त, इसमें भी 32 तत्व थे उस टाइम, और इसमें सातवें में भी 32 तत्व आ सकते हैं। कितने तत्व आ सकते हैं? छठे में भी 32 तत्व आ सकते हैं और सातवें में भी कितने तत्व आ सकते हैं? 32 तत्व आ सकते हैं। उसके बाद देखो अपनी बात करते हैं कि इन 32 तत्वों में जो 14 तत्व थे उनका स्पेशल अलग से नाम था, और वो नाम क्या था अभी बताता हूँ मैं आपको। उन 14 जो तत्व थे उनको बोला गया था, इन 14 तत्वों को बोला गया था लैंथेनॉइड। क्या बोला गया था? लैंथेनॉइड तत्व। ठीक है। और अगर 32 तत्व इसमें भी होते या उस टाइम थे तो उसमें भी अब जो 14 तत्व उसमें उपस्थित हैं, इसमें भी 14 अलग से तत्व। देखो 32 में से सिर्फ 14 तत्वों को क्या बोला गया था? लैंथेनॉइड। और इसमें भी जो 32 तत्व हैं उसमें भी 14 तत्वों को क्या बोला गया था? इसका अलग से नाम था। जैसे ये लैंथेनॉइड तत्व थे उसी प्रकार इनका नाम था एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड तत्व। अगर मैं बात करता हूँ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये याद हो जाना चाहिए कि लैंथेनॉइड जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक के तत्व होते हैं? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं उसको क्या बोला गया था? लैंथेनॉइड तत्व। और मैं बात करता हूँ अगर एक्टिनॉइड तत्व की, तो एक्टिनॉइड जो है वो 89 से लेकर 103 तक, 89 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं उनको क्या बोला गया था? एक्टिनॉइड तत्व। और डिटेल स्टडी अपने इसकी बाद में करेंगे जब ये अपने सिलेबस में आएंगे, उस टाइम अपनी और डिटेल स्टडी करेंगे इससे। तो अभी तक अपनी बात हुई है आवर्त की, और दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अपने एक बार कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी 1905 में प्रकाशित हुई थी। उस टाइम बहुत से तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो सातवें आवर्त को क्या बोला गया? अपूर्ण आवर्त या अंतिम आवर्त। ठीक है। और टोटल आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। और आवर्त थे कैसे? क्षैतिज पंक्तियाँ। ऐसे पंक्तियाँ जो बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षैतिज पंक्तियाँ। पहला आवर्त, ये सारे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अति लघु 2 तत्व। अति लघु का मतलब बहुत ही छोटा आवर्त। उसके बाद लघु मतलब थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा। बड़ा मतलब जैसे पहले 2 तत्व थे फिर कितने हो गए? 8 हो गए। तो 2 से तो ज़्यादा है ना 8, तो ये क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा आवर्त हो गया, इसको बोला गया लघु आवर्त। और उसके बाद बात करता हूँ दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त में तत्व कितने? 18। उसके बाद अति दीर्घ आवर्त, इसमें तत्व कितने? 32 तत्व। उसके बाद सातवां जो आवर्त था वो कौन सा था? अपूर्ण आवर्त। ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? आवर्त की। अब अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और वो जो सेकंड पॉइंट है वो है वर्ग। सेकंड पॉइंट क्या है? वर्ग। देखो वर्ग। आपने ये पढ़ा कि जो वर्ग थे वो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी। कौन सी पंक्तियां थी? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का मतलब कौन सा होता है? ऐसे जो खड़ी पंक्तियां होती हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल वर्ग कितने थे। सबसे पहले कि इसने वर्ग को रोमन संख्याओं में दर्शाया था।
किसमें? रोमन संख्याओं में। रोमन संख्या कौन सी होती है आपको ध्यान होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोमन संख्याएं। आपको पता होगा। अब ये जो वर्ग थे उनकी संख्या कितनी थी इसका अपने को पता होना चाहिए। स्टार्ट करता हूं मैं। ये रोमन जो वर्ग थे वो फर्स्ट से लेकर 8th तक थे। कितने? फर्स्ट से 8th तक कंटिन्यू, और उसके बाद एक वर्ग और बना था, वो बाद में बना था। वो इसलिए बाद में बना क्योंकि जो अभी आप लोग जो 18वां वर्ग पढ़ते हो, उत्कृष्ट गैसों का वर्ग बोलते हैं उसे, या अकेरिया वर्ग बोलते हैं, या शून्य वर्ग बोलते हैं। तो अब आपको ये पता चलेगा उसको शून्य वर्ग क्यों बोला जाता है। होता तो 18वें नंबर पे है, परंतु उसको शून्य वर्ग क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि जो शून्य वर्ग में गैसें थी उन गैसों की खोज हुई थी बाद में। कब? जब ये आवर्त सारणी बन गई थी उनके बाद में उन गैसों को खोजा गया था। तो अपनी बात करूं अगर मैं, तो एक वर्ग और बना, और वो कौन सा बना था? शून्य वर्ग। तो टोटल वर्ग कितने, कैसे, अभी और डिटेल स्टडी करेंगे इसकी, अपनी कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्ग की संख्या फर्स्ट से लेके 8th तक, और साथ में कौन सा? शून्य वर्ग। शून्य वर्ग उसका नाम क्यों बोला गया? वो इसलिए बोला गया क्योंकि अकेरिया गैसों की खोज क्या हुई थी? बाद में हुई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, और लास्ट में कौन सा? शून्य। ठीक है, अब अगर अपने टोटल वर्ग की संख्या की बात करें तो यहां से पता चलेगा। अब इसमें एक बात और लिखता हूं मैं कि सभी वर्गों को ए व बी में विभाजित किया गया था। ए व बी में क्या किया गया था? विभाजित। अब ये कैसे किया गया था अभी देखते हैं। जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, ऐसे करके अभी बनाते हैं अपने इनको, है ना। तो किस किस में विभाजित किया गया था? इसको ए और बी, मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इसका भी सेकंड ए और क्या? सेकंड बी, इसको थर्ड ए और थर्ड बी, और इसको कौन सा? फोर्थ ए और फोर्थ बी, इसमें भी कौन सा? फिफ्थ ए और फिफ्थ बी, और उसके बाद बात करता हूँ सिक्स्थ, इसमें सिक्स्थ ए और सिक्स्थ बी, सेवंथ में सेवंथ ए और सेवंथ बी। अब यहाँ तक फर्स्ट से लेकर सेवंथ तक तो इसको ए और बी में विभाजित किया गया था, और जो 8th वर्ग था उसमें आप ये मानो 3 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 3 वर्ग। अब अपने टोटल काउंट करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा कि कुल वर्गों की संख्या कितनी थी। तो 8th का जो वर्ग था उसको ए और बी में विभाजित नहीं किया गया था, सिर्फ इसको 8th बी ही बोला गया था। क्या बोला गया था? 8th बी, 8th ए नहीं था। और जो 8th बी था उसके 3 वर्ग बनाए गए थे। क्यों, क्या, कैसे, वो अपने जब आवर्त सारणी बनाएंगे तब बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ए, सेकंड ए, मतलब फर्स्ट से लेकर 7th तक सभी 2 भागों में विभाजित हैं। सभी कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में। तो यहाँ पर टोटल वर्ग कितने होंगे? 14 वर्ग। फर्स्ट से लेकर 7th तक वर्ग की संख्या कितनी होगी? 14। और उसके बाद जो 8th वर्ग था उसमें कितने वर्ग बनाए थे? 3 वर्ग। कितने वर्ग बनाए थे? 14 और 3। ठीक है, और एक लास्ट में बच गया था, वो कौन सा था? शून्य। शून्य वर्ग को ए बी में विभाजित नहीं किया गया था, और जो शून्य बचा मतलब उसकी संख्या कितनी? 1। अब यहाँ पर टोटल काउंट करते हैं, 14 और 3 17 और 1 कितने? 18। तो टोटल वर्गों की, कुल वर्गों की संख्या ये क्या है? ये है कुल वर्गों की
संख्या। क्या चीज़ है ये? कुल वर्गों की संख्या कितनी मिली अपने को? 18। और वो कैसे मिली कि भाई फर्स्ट से लेकर 8th वर्ग थे और एक लास्ट में बाद में बना था, कौन सा? शून्य वर्ग। और उसमें अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट से लेकर 7th तक ए और बी में विभाजित थे और 8th बी जो था वो कितने वर्गों में विभाजित था? 3 वर्गों में। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वर्ग कौन सा था? शून्य वर्ग। लास्ट वर्ग कौन सा था? शून्य वर्ग। तो अब यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 3 वर्ग ये 17 और 1 वर्ग ये 18। तो जब आप इस टाइम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हो उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो लगभग समान है, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और वो क्या है, जब अपने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो आज अब बस अपने इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक ही नोट्स बनाने हैं। कल मैं आवर्त सारणी बनवाऊँगा इस हिसाब से, फर्स्ट डे सेकेंड डे ऐसे करके सब पूरी अच्छे से अपने डिटेल स्टडी करेंगे और आवर्त सारणी बनाएंगे। आप लोगों की बुक में जो है वो मत बनाना, आप वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बनवाऊंगा वो आवर्त सारणी याद करनी है आप लोगों ने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।